हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आज मंडे है और हम लोग का सेक्शन 1 का टॉपिक क्लास है आज। तो आज हम लोग नेतृत्व टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर टॉपिक शुरू किया था, जिसमें डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन में कर चुका हूँ। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लीडरशिप, नेतृत्व। जहाँ तक नेतृत्व का बीपीएससी में क्वेश्चन का सवाल है, बीपीएससी में नेतृत्व पर एक दो दफा नोट आया और एक दफा फुल क्वेश्चन आया है। यो मायने कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। एक क्वेश्चन 39वां बीपीएससी में आया था और क्वेश्चन ये था कि नेतृत्व के विभिन्न रूपों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। सार्वजनिक संगठनों में सर्वोत्तम नेतृत्व का रूप कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद फिर कभी फुल क्वेश्चन नेतृत्व पर नहीं आया। यूपीएससी में भी नेतृत्व पर रिलेटिवली कभी क्वेश्चन आता है, जबकि ये प्रशासनिक व्यवहार में सर्वोपरि व्यवहार है। जैसा कि आप जानते हो, इन जनरल नेतृत्व एक दुर्लभ व्यवहार है और संगठन को, देश को, विश्व को हमेशा नेतृत्व का तलाश रहता है। आज विश्व की आबादी आप जानते हो इतनी ज्यादा है, लेकिन विश्व स्तर पर 5 ऐसा नेता नहीं है जिसको पूरा विश्व अपना नेता मानता हो। आज भारत की आबादी 1 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है, 32 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन 5 ऐसे नेता नहीं है जिनको हम राष्ट्रव्यापी तौर पर नेता मान सकते हैं। उसी प्रकार बिहार में भी देखो, इतनी आबादी होने के बाद भी नेता की संख्या हमेशा कम ही रहती है। नेतृत्व का क्षेत्र कुछ ऐसा रहा है कि शुरू से ही शोध अनुसंधानकर्ताओं को प्रभावित करते रहा है। इसका 2 कारण है। एक तो नेतृत्व एक दुर्लभ व्यवहार है और दूसरा नेतृत्व का जो व्यक्तित्व होता है बड़ा रहस्यमयी टाइप का होता है और कब क्या किस तरह आचरण करेगा कहना बड़ा मुश्किल है। और खुद देखते होंगे वर्तमान प्रधानमंत्री का नेतृत्व का स्वरूप कुछ वैसा ही है कि कब कैसा व्यवहार करेंगे सामने वालों को भनक भी नहीं लगता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए व्यक्तित्व को क्या करता है, विशिष्ट बना देता है, नेतृत्व को और महत्वपूर्ण बना देता है। जैसा कि इन जनरल आप देखते हो, संगठन का प्रधान होना, प्रबंधक होना और नेता होना एक ही जैसा लगता है, लेकिन सब में फर्क होता है। संगठन का प्रधान तो उस व्यक्ति को कहते हैं जो पद सोपान में सबसे ऊपर होता है, जिसके हाथ में सत्ता निहित होती है, जो संगठन का कर्ता धर्ता होता है, उसको संगठन का प्रधान कहते हैं। क्लियर है। और नेतृत्व किसको कहते हैं? नेतृत्व एक व्यवहार है जो संगठन के शीर्ष पर भी हो सकता है और कई दफा शीर्ष पर नहीं भी होकर कहीं और भी स्थित होता है। एक दफा यूपीएससी में वारेन बेनिस का स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी आया था, समझ रहे कि मैनेजर और प्रबंधक पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैनेजर और नेतृत्व में क्या डिफरेंस है, वारेन बेनिस ने। खैर अभी पहले संगठन के प्रधान और नेतृत्व वाला टॉपिक डिस्कस कर ले कि प्रधान जो होता है और सत्ता का प्रयोग करता है। प्रधान जो होता है वह मैं में विश्वास करता है, प्रधान जो होता है जवाबदेही टालने में विश्वास करता है और नेतृत्व जो होता है वह जवाबदेही संभालने में विश्वास करता है, वह हम में विश्वास करता है और सत्ता का प्रयोग नहीं करता है बल्कि प्रभाव का प्रयोग करता है। क्लियर है। तो प्रधान, संगठन का प्रधान होना और संगठन का नेतृत्व करना ठीक उसी प्रकार डिफरेंस हो गया। जिस प्रकार देखो कि भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है, लेकिन नेतृत्व किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होता है। और कभी कभी तो गठबंधन सरकार होती है, उसमें नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथ में भी नहीं होता है बल्कि किसी और व्यक्ति के हाथ में होता है। अभी पिछले दिन यूपीए सरकार में देखे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथों में था। तो ऐसा भी होता है। क्लियर है। अब संगठन का में नेतृत्व और प्रबंधक में क्या डिफरेंस है? तो प्रबंधक एक पद है जो प्राय मध्य स्तर पर होता है, जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं काम नहीं करेगा बल्कि दूसरों से काम करवाएगा। और नेतृत्व एक व्यवहार है, प्रभाव है जो संगठन में कहीं भी स्थित हो सकता है। समझ, एक जैसे वारेन बेनिस का ही मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वारेन बेनिस का स्टेटमेंट था कि प्रबंधक जो होता है, नेता जो होता है, उसे उम्मीद की जाती है कि वह सदैव सही कार्य करे। क्लियर है। और प्रबंधक से उम्मीद क्या की जाती है कि जो भी कार्य उसको दिए जाते हैं उसको सही तरीका से करे। तो क्या डिफरेंस हो गया? नेता
सदैव सही कार्य करे और प्रबंधक कार्य को सही ढंग से करे। यह डिफरेंस यूपीएससी में एक दफा क्वेश्चन आया था वारेन बैनिस का, उस पर मैंने बताया। क्लियर है। नेता का इन जनरल मतलब क्या हुआ? नेता तक व्यक्ति हो गया और वह व्यवहार नेतृत्व कहलाएगा। तो जब नेतृत्व का गुण रखता है, गुण संपन्न व्यक्ति होता है, उसको हम नेता कहते हैं। तो नेता का मतलब, नेतृत्व का मतलब हुआ प्रधान होना, अग्रसर होना, आगे बढ़ना वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नेतृत्व का मतलब वो नहीं होता है। विभिन्न विचारकों ने संगठन में नेतृत्व का परिभाषा को उन्होंने डिफाइन भी किया है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीका से परिभाषित किया है। समझ, जैसे आप डिमोक का ही परिभाषा ले लो तो डिमोक क्या कहता है? डिमोक कहता है नेतृत्व जो होता है ना तो सत्ता है, ना प्रभुत्व है और ना ही किसी प्रकार का सामाजिक वरिष्ठता है या अधिमान है, बल्कि यह लोगों के ऊपर सत्ता का प्रयोग नहीं, प्रभाव डालना है। यदि आप लोगों पर सत्ता के प्रयोग नहीं बल्कि प्रभाव डालते हैं तभी इसे को नेतृत्व कहते हैं। सत्ता होना, प्रभुत्व होना यह नेतृत्व नहीं कहलाता है। उसी प्रकार आप देखोगे मैरी पार्कर फॉलेट भी नेतृत्व को परिभाषित करती है। मैरी पार्कर फॉलेट क्या बोलती है कि नेतृत्व संगठन का अध्यक्ष या विभाग का प्रधान नहीं होता, बल्कि वह शख्स होता है जो अपने आसपास के परिस्थितियों को देख सकता है और एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति कैसे जाया जाए ये समझ सकता है। वह व्यक्ति जो एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति कैसे जाया जाता है वह समझ सकता है, उसी को हम नेतृत्व कहते हैं। उसी प्रकार एक दो डिफिनेशन और ले लो। कीथ डेविस क्या कहता है? कीथ डेविस कहता है कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? लोग दूसरे के मतलब उत्साहपूर्वक, दूसरों द्वारा उत्साहपूर्वक उद्देश्य प्राप्ति के लिए ना, निर्दिष्ट उद्देश्य के प्राप्ति के लिए प्रभावित करने की क्षमता है। यदि आप दूसरों को निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वह भी उत्साह तरीका से प्रभावित कर सकते हैं तो ये क्षमता को हम क्या कहेंगे? नेतृत्व कहेंगे। उसी प्रकार टेरी भी डिफिनेशन कुछ इसी तरह देता है कि नेतृत्व का मतलब क्या हुआ कि साझा उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए इच्छापूर्ण ढंग से लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया। समझ रहे? इस प्रकार बर्नार्ड भी कुछ इसी तरह से देते हैं कि नेतृत्व का मतलब क्या होता है? दूसरे के व्यवहार को, मतलब नेतृत्व का दूसरे मतलब एक गुण है, आपके व्यवहार का एक गुण है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं? दूसरे के क्रियाकलापों को आप संगठित प्रयास में निर्देशित करते हैं। इस प्रकार जितना भी डिफिनेशन है सब नेतृत्व का मतलब संगठन का प्रधान होना, संगठन का कर्ता धरना होना नहीं बतलाता है, सत्ता का प्रयोग करना भी नहीं बतलाता है, बल्कि बतलाता है वह व्यवहार, वह गुण जिसके द्वारा आप दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों से निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति इच्छापूर्ण तरीका से, उल्लासपूर्ण तरीका से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसी को नेतृत्व कहते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप देखोगे कि जितने डिफिनेशन है उससे क्या पता लगा? नेतृत्व एक प्रशासनिक व्यवहार है, नेतृत्व एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार है। नेतृत्व में कम से कम दो घटक होते हैं, तीन घटक बोलो। एक जो बेहतर व्यक्ति होता है जो नेतृत्व कर रहा होता है, दूसरा जो नेतृत्व को स्वीकार कर रहा होता है, और परिस्थितियां जो नेतृत्व को प्रभावित कर रही होती है। तो नेतृत्व इन तीनों परिस्थितियों का योग होता है। तीन घटक जब मिलते हैं तभी नेतृत्व की प्रभावकारिता सुनिश्चित होती है। नेतृत्व में आप देखोगे कि जो सत्ता का आवंटन होगा वह समान रूप से बटा हुआ नहीं होगा, बल्कि असमान रूप से बटा हुआ होता है। और नेतृत्व का मतलब क्या हुआ? शक्ति का प्रयोग करना नहीं हुआ। नेतृत्व का मतलब हुआ प्रभावित करना। हॉलमार्क है, मतलब कह सकते हैं नेतृत्व का हॉलमार्क क्या हुआ? प्रभाव डालना, प्रभावित करना होता है। समझ रहे हैं? तो अगर आप दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं तभी माना जाएगा कि आप नेतृत्व गुण संपन्न हुए। देयर इज नो कंफ्यूजन। क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेतृत्व का भूमिका क्या हुआ, नेतृत्व का कार्य क्या हुआ। नेतृत्व की भूमिका और कार्यों को आप शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। आप इतिहास में उलट कर देख लें, ये नेतृत्व ऐसी क्षमता है, ऐसा गुण है जिसके द्वारा क्या होता है
इतिहास में कई बड़े बड़े साम्राज्य अपने उपलब्धियों की ऊंचाइयों पर पहुंच गए, और वहीं अकुशल नेतृत्व, कमजोर नेतृत्व बड़े विशाल साम्राज्य को भी क्या कर दिया, गर्त की गहराइयों में गिरा दिया। जैसा हेलन कहता है कि कमजोर नेतृत्व जो होता है ना, एक मजबूत से मजबूत संगठन को क्या कर सकता है, धूल में मिला सकता है, खत्म कर सकता है। तो नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। यह संगठन में कार्यकुशल कार्य संचालन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या है, अपरिहार्य है। बगैर नेतृत्व क्या हुआ, संगठन कुछ नहीं है, यह मानव और मशीनों का संजाल मात्र है, झुंड मात्र है। नेतृत्व क्या करता है, संभावना को वास्तविकता में बदलता है। यह सभी क्षेत्रों में सफलता लाता है जो संगठन और उसके सदस्य से संबंधित होते हैं। तो आप समझ सकते हैं नेतृत्व का बड़ा अच्छा खासा संगठन पर प्रभाव है। जितने व्यवहार एक तरफ और नेतृत्व अकेले होता है, वह नर्व सिस्टम के भांति है, सब व्यवस्था को प्रभावित करता है। वह निर्णय, संचार, अभिप्रेरण, मनोबल, नियंत्रण, प्रत्यायोजन सबको प्रभावित करके दूसरों से निर्दिष्ट लक्ष्य की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करता है और संगठन की लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करता है। तो नेतृत्व का तो खैर बहुत ही महत्व है, जैसा कि आपने अभी देखा, समझ रहे। तो नेतृत्व को आप क्या कह सकते हो, नेतृत्व को सब परिभाषा को ना आप शब्दों में पॉइंट नहीं कर सकते, ऊर्जा के भांति है, मतलब हमारे हो एकदम विद्युत प्रवाह के भांति है, जो एकदम मतलब निर्जीव व्यवस्था को भी जीवन प्रदान कर देता है। जैसा आप देखते होगे, मतलब इस तरह इसको तो नहीं, किसी भी कई देश का ऐसा उदाहरण दे सकते हो कि उसको नेतृत्व सही मिला और जो व्यवस्था लड़खड़ा रहा था, बिगड़ रहा था, टूट फूट रहा था, जैसे मुगल प्रशासन को ही ले लो। मुगल शासन में बाबर ने मुगल शासन की स्थापना की, हुमायूं शासक हुए, लेकिन उनका समय में मृत्यु हो गया, तो मुगल प्रशासन लड़खड़ाने लगा। लेकिन अकबर के शासनकाल में उनके कुशल नेतृत्व से मुगल प्रशासन अपनी उपलब्धियों के प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। तो नेतृत्व मैटर करता है, इसमें तो कोई दो-मत नहीं। आज विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ का नेतृत्व अपनी लोहा बनवाता है, चीन का ही ले लो, रूस का ले लो, और भी कई देश है जहाँ पर देखो आज नेतृत्व का कोई सानी ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं। मतलब आप देख लो चाइना का नेतृत्व का कुछ ऐसी व्यवस्था कि जब उन्होंने वहाँ का नियम कानून पारित करके कर दिया गया कि जब तक वहाँ जीवित है तब तक नेतृत्व उन्हीं के हाथ में रहेगा। अभी हाल में मैंने सुना कि पुतिन को अभी 31 वर्ष तक भी लगातार वहाँ का प्रधान बनाए रखने का अधिनियम पारित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो शख्स जो एक सत्ता पर काबिज है वह बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिष्ठित है, स्थापित है, उनकी योग्यता निर्विवाद रूप से स्वीकार कर चुकी है, और आने वाले दिनों में भी उनसे बेहतर शायद किसी को नहीं पाया जा रहा, इसलिए उन्हीं को आगे रखने की व्यवस्था कर दी गई। क्लियर है। तो आप देख रहे हो जो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नेतृत्व। अभी आप देख रहे हो अमेरिका का, पाकिस्तान का कुछ ऐसा उदाहरण देख लो, ये नॉर्थ कोरिया का ले लो। नॉर्थ कोरिया कोई बहुत विकसित देश नहीं है, लेकिन उसका जो नेतृत्व है उसका स्वरूप ही उसको विश्व में अलग पहचान दिला रहा। क्लियर है। और वही अमेरिका लो, विश्व का सबसे सशक्त देश माना जाता है, लेकिन अभी जो उसका नेतृत्व है, पाकिस्तान लो, जो सबसे मतलब हमारा पड़ोसी है और बहुत हमें प्रभावित भी करता है, उसका नेतृत्व लो। आज दोनों का नेतृत्व विश्व स्तर पर प्रशंसनीय लग रहा है, उनके मतलब प्रायोगिकता पर प्रशंसनीय लगा रहा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक का नेतृत्व होता ही है। तो नेतृत्व का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा। मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि नेतृत्व का कार्य क्या हो सकता है, नेतृत्व की भूमिका क्या है। मैंने यहाँ नेतृत्व की भूमिका बताया कि नेतृत्व क्या होता है, प्रेरक की भूमिका निभाता है, नेतृत्व जो है पहलकर्ता की भूमिका निभाता है, नेतृत्व जो है समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है, नेतृत्व जो है निर्देशक की भूमिका निभाता है, नेतृत्व नियंत्रक की भूमिका निभाता है, नेतृत्व जवाबदेह की भूमिका निभाता है, रक्षक की भूमिका निभाता है, और आदर्श होता है। और दूसरे जितने भी संगठन के लोग होते हैं उसे अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल होते हैं, उसे श्रेष्ठता का पर्याय माना जाता है, उसका सभी लोग अनुपालन करते हैं। समझ रहे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संगठन में नेतृत्व अगर प्रभावी है तो फिर इसका कोई विकल्प
है भी नहीं, क्लियर है, उसको श्रेष्ठता का पर्याय मानते हैं उसे। मतलब कह सकते आधे से भी देश में ही देख लो, जैसे अभी जो देश का जो नेतृत्व ऐसा भी मिला हुआ है, खासतौर पर मोदी जी के नेतृत्व को तो पूरा विश्व मानता है। यही कारण है कि आज जो है कि उनको लोग अपना आइडियल जो मानता है लोग आंख मूंद कर भरोसा कर देता है। इसलिए बहुत सारे लोग उनके समर्थक को भक्त, अंधा भक्त भी कहते हैं, समझ रहे? तो इतना प्रभाव लोगों पर उनका है। आज वो बोलते हैं मेरे प्यारे देशवासी, 130 करोड़ देशवासी, तो लगता है कि मानो सब लोग ये हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते, मतलब एक साथ मतलब सशक्त हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा थाली बजाने वाला या फिर दीप जलाने वाला कितना पूरे मोबाइल लाइट जला, पूरे भारत लाइट जला रहा था, किस तरह उसने मैनेज किया, ये दर्शाता है नेतृत्व का प्रभाव। तो नेतृत्व तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और वर्तमान में हम लोग भी खुशनसीब है कि हमारा देश का नेतृत्व बहुत प्रभावी है और उसकी चर्चा हर सर्वत्र होती है। एनीवे, अब हम लोग देखते हैं नेतृत्व करता क्या है भाई। तो नेतृत्व का काम औसत प्रदर्शन का निष्पादन प्रदर्शन करना नहीं है। औसत तो कोई भी निष्पादन प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वह औसत से ज्यादा काम करता है। जैसे आप कह सकते हो बर्नार्ड तो ऐसे बोलता है कि नेतृत्व 4 काम करता है। पहला काम क्या करता है, उद्देश्य का निर्धारण करता है, साधन का दोहन करता है, फिर जो साधन के तंत्र है उस पर नियंत्रण रखता है, और उसके बाद क्या करता है, समन्वित क्रियाकलापों को प्रेरित करता है। तो पहला काम क्या हुआ, उद्देश्य का निर्धारण, दूसरा हुआ साधन का दोहन, तीसरा तंत्र पर नियंत्रण, और चौथा समन्वित क्रियाकलापों को का प्रेरक। फॉलेट भी कहता है कि नेतृत्व 3 प्रकार का काम करता है। पहला समन्वय वाला काम करना, दूसरा उद्देश्य की परिभाषा करता है, तीसरा पूर्वानुमान लगाता है, समझ रहे हैं। और मैरी पार्कर फॉलेट भी बोलती है कि क्या कहते, मैरी पार्कर फॉलेट 3, समन्वय, उद्देश्य का निर्धारण या परिभाषा और पूर्वानुमान। फीडलर भी बोलता है 2 काम करते हैं, निर्देश समूह को निर्देशित करता है, समूह का समन्वित करता है, तालमेल बैठाता है। पीटर ड्रकर जो आधुनिक प्रबंध के जनक है, उनका मानना है कि नेतृत्व का काम जो होता है वह क्या होता है, मतलब आपके मतलब जो सोच होता है, दृष्टि होता है, उसको ऊंचा उठाना, समझ रहे हैं। आपके निष्पादन जो परफॉर्मेंस मानक उसको ऊंचा उठाना, और फिर आपके व्यक्तित्व को समान परिसीमा से ऊंचा उठाना। यानी नेतृत्व आपके परिसीमा व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है, आपके निष्पादन को ऊंचा उठाता है, और आपका जो सोचने का तरीका है, मूल्य प्रणाली, दृष्टिकोण है, उसको ऊपर उठाता है। तो नेतृत्व और प्रधान में से यही डिफरेंस है, प्रधान वहीं तक रखे छोड़ देता है और नेतृत्व उसको ऊपर उठा देता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसी संदर्भ में एक पीफनर और शेरूड है, वो क्या कहते हैं कि नेता जो होता है वह संगठनात्मक व्यवहार का परिष्कारक होता है और संगठन व्यवहार को मॉडिफाई कर देता है, परिष्कारक होता है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही आप मतलब नेतृत्व का कार्य जो होता है, मतलब नेतृत्व के कार्य में सही व्यक्ति को लगा देते हैं, जैसे ही आप नेतृत्व के कार्य में सही व्यक्ति को लगा देते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। सभी समस्या का समाधान होता है कि नहीं, इसको इस तरह से ले सकते हो, तो अदर वे नहीं लेने से मैं मजाक के संदर्भ बतला रहा हूँ कि जैसे बाल बच्चे हैं आपके, जैसे बेटी आपकी है, शादी ब्याह के लिए हम लोग बहुत खोज खबर लेते रहते हैं। जैसे हम अपने बेटे के लिए सही वर चुन लेते हैं और उससे उसका विवाह कर देते हैं, हमारी सभी समस्याओं का क्या होता है, समाधान हो जाता है कि नहीं होता। अब वो उसको माना जाता है कि वह उसके समस्या का ख्याल रखेगा, उसका हित की रक्षा करेगा वगैरह वगैरह। अगर आपने उसके लिए सही नहीं चुना तो फिर जीवन भर आपके लिए दिक्कत होते रहेगा, उसको भी दिक्कत होगा, आपको भी दिक्कत होगा। उसी प्रकार देश में आपने अगर सही नेता चुन लिया, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जिस पद के लिए, तो आप रिलैक्स हो, यू आर नाउ टेंशन फ्री। लेकिन अगर आपने गलत चूज लिया तो आपको जिंदगी भर, मतलब कम से कम 5 साल 4 साल जितने साल के लिए चुना झेलते रहो उसको, जब तक कि फिर से चुनाव नहीं होता है कि नहीं होता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो होता ही। चलिए, देयर इज नो कन्फ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, तो नेतृत्व के प्रकार को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, 3 वर्गों में। वैसे तो नेतृत्व का बहुत सारा वर्गीकरण है, जैसे आप कह सकते हो जैसे कि सत्ता के आधार पर हम नेतृत्व को 3 वर्गों में बांट सकते हैं।
पारंपरिक, जैसे बर्नार्ड ने सत्ता को 3 वर्गों में बांटा, तो उस हिसाब से नेता भी 3 प्रकार का बढ़ सकता है। तो जैसे हो गया, एक हो गया पारंपरिक नेतृत्व सत्ता, तो उस आधार पर जो नेता बने वो पारंपरिक नेता कहलाएंगे। जैसे सत्ता में सिर्फ धार्मिक नेता लोग हैं, समझ रहे हैं, उन लोगों को क्या कह सकते हैं, पारंपरिक सत्ता आधारित नेता। दूसरा होता है चमत्कारी सत्ता, कुछ लोगों के पास कुछ खास गुण होता है, प्रभाव होता है, जिसके कारण वह नेतृत्व संपन्न हो जाते हैं, उनको चमत्कारी नेता कह सकते हो, समझ रहे। और जैसे कभी कोई ऐसा चमत्कारी नेता है, तो वैसे चमत्कार तो लगभग नेता का एक एट्रीब्यूट होता है। अगर नेता में चमत्कार नहीं, शायद वो ज्यादा प्रभावकारी नहीं होगा, तो उसमें थोड़ी ऐसी प्रभाव होना चाहिए जिससे लोग मनोवैज्ञानिक रूप से उससे प्रभावित हो सके, समझ रहे। तो वैसे सर्कमस्टांस आप देखते हो कि बहुत सारे श्री 8 एक्स रविशंकर जी हुए, चाहे फिर और भी बहुत सारे धार्मिक नेता हैं जिनमें कुछ गुण वैसा होता है जिसके कारण वो दूसरे के प्रभाव को, जैसे रजनीश को ले लीजिए, ओशो कितना पॉपुलर हुआ करता था अपने से समय में, समझ रहे। फिर अभी आप ले सकते हो कि वैसे तो बहुत कुछ आजकल निकृष्ट भी बहुत सारे हो गए, लेकिन उसका नाम उल्लेख करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे धार्मिक नेता हैं, जैसे सदगुरु को ले लो, है ना, सदगुरु का कितने बड़े लोग अनुयायी लोग हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उसके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। और फिर तीसरा ले लो आप, जो है आप ले लो जैसे विधि संगत विवेक सत्ता पर आधारित नेता, जैसे प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, मोदी हुआ, ये सब इतने लोग हैं, वो तो क्या है, विधि संगत विवेक सम्मत नेता हो गए। तो सत्ता के आधार पर भी हम नेतृत्व को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, संख्या के आधार पर भी हम नेतृत्व को बांट सकते हैं। अगर नेतृत्व एक व्यक्ति में नहीं है तो उसको एकल नेतृत्व कहेंगे, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। और अगर नेतृत्व एक समूह में है तो उसको सामूहिक नेतृत्व कहेंगे, जैसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, या स्विट्जरलैंड का कॉलेजिएट व्यवस्था, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आप ले लो, यहाँ पर क्या कहते हैं, सत्ता के आधार पर हो गया, फिर संख्या के आधार पर हो गया, आप ले लो उत्पत्ति के आधार पर, तो मतलब कह सकते हो कि, मतलब कह सकते हो वो कह सकते हो, एक होता है राजतंत्रात्मक सत्ता, एक लोकतांत्रिक सत्ता। शुरू में जब राजतंत्र था तो सत्ता का स्वर तो राजतांत्रिक सत्ता होता था, और आज क्या है, सभी देश में लगभग लोकतंत्र आ गया, तो लोकतांत्रिक सत्ता आ गया है, क्लियर है। उसी प्रकार है, आप कह सकते हो 3 सत्ता, मैंने जैसे लिकट ने ABCD प्रतिमान विकसित किया था, ABCD, ए का मतलब हुआ जो और शोषणकारी निरंकुश अथॉरिटेरियन एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेरियन, बी का मतलब बेनिवोलेंट अथॉरिटेरियन, सी का मतलब कंसल्टेटिव, डी का मतलब डेमोक्रेटिक, यानी एक शोषणकारी भी हो और निरंकुश भी हो। दूसरा निरंकुश तो हो लेकिन परोपकारी है, जैसे हम लोग के अभिभावक, ठीक है। सी कंसल्टेटिव, बात सबसे करता है, संपर्क सबसे करता है लेकिन निर्णय खुद लेता हो। और डी डेमोक्रेटिक, सबसे विचार करने के बाद ही निर्णय लेता हो, तो उसको कर सकते हैं, क्लियर है। मैरी पार्कर फॉलेट भी नेतृत्व को 3 वर्गों में बांटी है। मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार नेता 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन नेता का प्रकार हो सकता है, तो एक नेता का प्रकार हो सकता है पद आधारित नेता, दूसरा व्यक्तित्व आधारित नेता, और तीसरा कार्य आधारित नेता। तो पद आधारित नेता का मतलब जो कोई औपचारिक पद धारण कर रखा, जैसे राष्ट्रपति, वो पद आधारित नेता हो गया। व्यक्तित्व आधारित नेता का मतलब उसमें कोई खास गुण है जिसके कारण वो प्रभाव पे है, तो उसको व्यक्तित्व आधारित। और कार्यात्मक नेता किसको कहते हैं, जो पद और व्यक्तित्व दोनों को धारण करता है, उसको कार्य, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह को ले लो, पद भी है और कार्य भी है, व्यक्तित्व भी है, तो उसको हम लोग कार्य आधारित नेतृत्व कहते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा भी है कि आने वाला संगठन किसका है, आने वाले समय में कार्य आधारित नेतृत्व का दौर रहेगा, यानी वही व्यक्ति नेता बनेंगे जिन्हें कार्यात्मक विषय का ज्ञान होगा, वही संगठन का क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। मैरी पार्कर फॉलेट, जैसा कि मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि सत्ता पर, तो और कुछ उन्होंने बताया कि नेता जो होता है न समूह को प्रभावित करता है बल्कि समूह से प्रभावित होता भी है। और उन्होंने इसे क्या बोला, सर्कुलर रेस्पॉन्स का। उन्होंने शुरू में बोला था कि नेता का मतलब प्रधान होता नहीं है या किसी संगठन का अध्यक्ष होना नहीं होता है, नेता का मतलब क्या होता है, दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना होता है, क्लियर है। तो ये तो मैंने बोला कि नेता वो होता है जो अपने आसपास के परिस्थितियों को देख लेता है, भाप सकता है, और एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति कैसा जाया जाए ये भी जानता है, उसी को नेता कहते हैं, क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो मैरी पार्कर फॉलेट ने भी
नेतृत्व इन जनरल अगर आप हमसे पूछे तो नेतृत्व का 3-4 रूप हो सकता है। जिसे आप कर सकते हो अधिनायक नेतृत्व कर सकते हो, लोकतांत्रिक नेतृत्व कर सकते हो, हस्तक्षेपी नेतृत्व कर सकते हो। 3 रूप इन जनरल हम लोग मानते हैं। अधिनायक नेतृत्व को आप कर सकते हो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जो सब निर्णय खुद लेता हो और अधीनस्थों से उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित करना चाहता हो, सब सत्ता अपने पास रखता हो, समझ रहे, और संचार भी एक मार्गी रखता हो, समझ रहे, अधीनस्थों का कोई खास भागीदारी ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिनायक नेतृत्व कर सकते हो। ऑटोरिटेरियन ऑटोक्रेटिक निरंकुश टाइप का नेतृत्व इसको कर सकते हैं। लोकतांत्रिक नेतृत्व किसको कहते हैं? लोकतांत्रिक नेतृत्व कहते हैं कि जो समस्या को अधीनस्थों के बीच रखेगा, सभी अधीनस्थों से अपनी अपनी बात रखने का मौका देगा, सबके बात विचार करने के बाद निर्णय लेगा। इसमें संचार द्विमार्गी होगा, इसमें सभी सहभागिता पूर्ण होगा, इसमें मतलब कह सकते हो मतलब कह सकते हैं सहयोग, मतलब सहिष्णुता सब होगा, समझ रहे हैं। संचार फ्री मूव करेगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा, समझ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये मानव संबंध सिद्धांत के द्वारा इस पर ज्यादा ओवरपट मिलता है। और हस्तक्षेप, इसको हम सहभागितापूर्ण नेतृत्व भी कहते हैं। और तीसरा कलो हस्तक्षेपी नेतृत्व। हस्तक्षेपी नेतृत्व इसको कहते हैं जो हस्तक्षेप करना छोड़ दिया, सब कुछ अधीनस्थों को छोड़ दिया, समझ, जो केवल उसका काम केवल संसाधन उपलब्ध कराना है और उद्देश्य बतला देना है, और अधीनस्थों को छोड़ देना कि वो जिसको जो चाहे अपना जैसे काम करे, उसको हम लोग हस्तक्षेपी भी कहते हैं, लेसेस्फेयर भी कहते हैं, समझ रहे। इसको हस्तक्षेपी बोलो, लेसेस्फेयर बोलो, जो बोलो, इस तरह से नेतृत्व हुआ। जैसे आया राम गया राम टाइप की व्यवस्था, उसको ये बहुत कम और बहुत शायद कभी देखने को मिलता है। ये भी आज के तारीख में नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकांश देशों में आज लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ये नेतृत्व लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सहभागितापूर्ण नेतृत्व प्रणाली, यही आज विश्व के अधिकांश देशों में देखने को मिलता है। इसके अलावा नेतृत्व को हम लोग और भी वर्गों में बांट सकते हैं। कुछ नेता जो होते हैं कार्य अभिमुखी होते हैं, कुछ नेता जो होते हैं कर्मचारी अभिमुखी होते हैं। जो कार्य अभिमुखी होते हैं उनको काम से मतलब होता है, उनको अधीनस्थों से उतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं, वो हर हाल में चाहेंगे काम हो जाए। और अधीनस्थ अभिमुखी कर्मचारी अभिमुखी होंगे, थोड़ा लिबरल होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, वो चाहेंगे कि अधीनस्थों के सहयोग से, सहभागिता से लक्ष्य की प्राप्ति हो। दोनों तरह के नेतृत्व होते हैं। इसके अलावा आज के तारीख में नेतृत्व के और भी कई रूपों को खोया जाता है। जैसे कह सकते हैं परिवर्तनकारी नेतृत्व, तो कह सकते हैं परिवर्तन का चमत्कारी नेतृत्व। आज के तारीख चमत्कारी नेतृत्व, तभी मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा था, उसके पास कोई अलौकिक गुण होता है जिसके द्वारा वो आपको आपके वस्तु स्थिति का भी ज्ञान करा सकता है, तो उसको चमत्कारी नेतृत्व कहते हैं। और परिवर्तनकारी नेतृत्व या योगानकारी नेतृत्व को कहते हैं, वह न केवल उतना दूर तक होता बल्कि उससे एक कदम आगे होता है, बल्कि न केवल वो अपने गुणों से आपके वस्तु स्थिति का विज्ञान कराएगा, बल्कि उसका क्या समाधान है वो भी बतलाएगा। जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब हम लोग परिवर्तनकारी नेतृत्व कह सकते हैं कि इन्होंने न केवल महिलाओं का दशा को देखा बल्कि सुधारने का उपाय बतलाया। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो नेतृत्व कई प्रकार का, अगर एग्जाम में लिखना होगा तो इतना अगर आगे नेतृत्व कितने प्रकार है तो बतलाना कि नेतृत्व को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे राजतंत्रात्मक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, फिर बोल सकते हो पारंपरिक नेतृत्व, चमत्कारी नेतृत्व, और कह सकते हो वैधानिक नेतृत्व, फिर कह सकते हो कि अधिनायक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व और हस्तक्षेपी नेतृत्व, फिर बतला सकते हो कार्य अभिमुखी नेतृत्व, कर्मचारी अभिमुखी नेतृत्व, फिर कह सकते हो परिवर्तनकारी नेतृत्व, चमत्कारी नेतृत्व। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता हो कि लोक संगठन में नेतृत्व का सबसे बढ़िया रूप क्या है तो क्या बोलोगे? वैसे तो आज के तारीख में लोकतांत्रिक नेतृत्व को संगठन का सबसे बढ़िया रूप कहा जाता है, लेकिन कोई भी नेतृत्व का रूप आज के तारीख में सभी परिस्थिति के लिए फेयर नहीं बनाया, सब मतलब प्रिस्क्राइब नहीं किया सकता है। वो डिपेंड करता है कहाँ की शासन व्यवस्था। अब चीन है तो वहाँ का शासन नेतृत्व अलग टाइप का होगा, भारत है तो वहाँ का नेतृत्व अलग होगा, हांगकांग का नेतृत्व अलग होगा। अगर सब में एक जैसा व्यवस्था, मतलब सिंगल फीट अरेंजमेंट कहीं नहीं होगा कि एक जगह का फीट को आप जगह लगा देंगे ऐसा काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक नेतृत्व को आज भी सबसे बेहतर नेतृत्व कहा जाता है,
लेकिन अगर आप बोला जाए कि प्रभावी नेतृत्व कौन है, तो प्रभावी नेतृत्व वह है जिसमें मतलब क्या हो सकता है, पद भी हो, व्यक्तित्व भी हो, चमत्कार भी हो, सबका गुण हो, तो वही प्रभावी रूप से नेतृत्व कर पाता है। केवल पद से नहीं, केवल व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि कुछ उसमें आकर्षण होना चाहिए, कुछ प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुकात पद का प्रयोग, सत्ता का प्रयोग करना नहीं होता है, इसका होता है मनोवैज्ञानिक से प्रभाव डालना, प्रभावित करना। ये मनोवैज्ञानिक प्रकार पर प्रभाव है, और ये तभी सार्थक होगा, प्रभावकारी होगा, जब व्यक्ति में कुछ वैसा अलग से गुण हो जिससे वह किसी दूसरे के मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकता हो। तभी वो आप में टैक्ट होना चाहिए, वो आप में कल्ट होना चाहिए, वो आप में कैपेसिटी होना चाहिए, वो आप में गुण होना चाहिए कि आप लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकते। महात्मा गांधी के बारे में बोलता है कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में इतना जादू था कि जो व्यक्ति एक बार महात्मा गांधी के संपर्क में आता था वह उनसे जरूर प्रभावित होता था। वैसे यही कारण था कि आइंस्टीन जैसे शख्स को भी कहना पड़ा था कि आने वाले सदी शायद ही विश्वास करेगा कि इस सरजमीन पर महात्मा गांधी जैसा हाड़ मांस का पुतला भी कोई रहा होगा, है कि नहीं। तो निश्चित रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं, आपसे पूछेगा सबसे बढ़िया रूप क्या है, तो बोले समान परिस्थिति में तो लोकतांत्रिक नेतृत्व कहते हैं, लेकिन मतलब कोई भी नेतृत्व ऐसा नहीं है जो हर परिस्थिति में फिट बैठता है। हर परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व का स्वरूप अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन मतलब आम व्यवहार आज के तारीख में केवल लोकतांत्रिक ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक के साथ साथ उसमें थोड़ा चमत्कार का गुण हो, थोड़ा प्रभाव हो, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर हो, तभी वो ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। क्लियर, मेरी ब्लेंड हो सबका गुण का, सब चीज उसमें हो, तभी वो प्रभावकारी हो सकता है। क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, इश्यूज है, सबको आपको एड्रेस करना है, आपको मतलब थोड़ा भविष्य दृष्टा होना चाहिए, एक कदम आगे। मैरी पार्कर फोर्ड क्या, जो आसपास के परिस्थिति को देख ले और एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति कैसे निकला जाए भाप ले, उसी को नेतृत्व कहते हैं। क्लियर है, सो दिस इज बेसिक पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि नेतृत्व के क्षेत्र में बहुत सारे सिद्धांत, विचारधारा डेवलप हो, जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चूंकि नेतृत्व एक दुर्लभ व्यवहार है, ज्यादा कॉमन पाया नहीं जाता है। अधिकांश लोग झंडा धोना विश्वास करते हैं, झंडा आगे लेके चलने वाले लोग 100 में 1% भी नहीं होते, तो इसलिए नेतृत्व के क्षेत्र में बड़ी शोध अनुसंधान होता रहा है। तो 3 सिद्धांत डेवलप हुआ है। एक को हम लक्षणवादी सिद्धांत कहते हैं, एक को व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं, एक को परिस्थितिवादी सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति में कुछ जन्मजात लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, जिसके कारण नेतृत्व कर पाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की प्रभावकारिता किस पर निर्भर करता है, जन्मजात लक्षण पर, गुण पर। इसको ट्रेड थ्योरी कहते हैं, इसको ग्रेटमैन थ्योरी भी कहते हैं। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। बाय द वे बाद में इसको संशोधन किया गया कि लीडर्स पर्सनल लीडरशिप के साथ एक व्यक्ति जन्म हो सकता है, ले सकता है, और मैनेजरियल लीडरशिप उसको सीखना होता है। मतलब लीडरशिप कुछ जन्मजात भी होता है और कुछ प्रशिक्षण और अनुभव से भी सीखा जा सकता है, लेकिन कुछ लक्षण होता है, वो लक्षण के कारण ही व्यक्ति क्या होता है, नेतृत्व कर पाता है। जैसे लक्षण पर सब लोग एक राय नहीं रखते, सब अलग अलग राय रखते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो बर्नार्ड है उसने नेतृत्व के 4 लक्षण बतलाए। तो नेतृत्व के क्या क्या लक्षण होता है बतला सकते हो आप। तो नेतृत्व का एक लक्षण होता है कि वह जो होता है वह क्या कर सकता है, उसमें ओजस्विता होता है, सहनशीलता होता है, दूसरा निर्णय लेने की क्षमता होता है, तीसरा पहल प्रवृत्ति होती है, चौथा जवाबदेहिता होती है, और उत्तरदायित्व क्षमता होती है। उत्तरदायित्व क्षमता को उन्होंने नीचे रखा है। उनका मानना है कि उत्तरदायित्व क्षमता, बौद्धिक क्षमता ज्यादा होगा ना, तो फिर आदमी में निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, इसलिए उन्होंने निर्णय क्षमता को ऊपर रखा और बौद्धिक क्षमता को नीचे रखा। लेकिन सब जगह ऐसा लागू नहीं होता है। कुछ संगठन में बौद्धिक क्षमता जरूरी हो जाता है और कुछ संगठन में निर्णय क्षमता। जैसे शिक्षण संस्थान में बौद्धिक क्षमता चाहिए और प्रतिरक्षा वगैरह में निर्णय क्षमता ज्यादा मैटर करता है। क्लियर है। उसी प्रकार पल्लवी ने भी
नेतृत्व के 10-12 गुण बतलाए, 12 गुण बतलाए कि निर्णय, उसमें जवाबदेही लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें सतत व्यक्तिगत प्रयास को निखारने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसे कार्य अभिमुखी होना चाहिए, अच्छा श्रव्य श्रोता होनी चाहिए, उसे मतलब सभी प्रकार के लोगों के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए, उसे अधीनस्थों से श्रेष्ठ निष्पादन लेने का गुण होना चाहिए, समझ रहे, उसे संस्थागत संसाधनों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने का गुण होना चाहिए, समझ रहे, वह सत्ता का संयम के साथ प्रयोग करे, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसे अच्छे और बुरे सभी प्रकार के सूचनाओं के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, वह अपने अधीनस्थों का सम्मान करे, वरिष्ठों का सम्मान करे, वह संस्थागत निष्पादन को निरंतर बढ़ाने का सोचे, वह राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सम्मान दिखलाए, जवाबदेही के प्रति सम्मान दिखलाए। ये सब तो कुछ है जो गुण है नेतृत्व का, प्रशासनिक नेतृत्व का, जो आप पदवी कहते हैं, चाहे आप बर्नार्ड कहते हैं। लेकिन बाद में इस पर जब वर्कआउट किया गया तो पाया गया कि ऐसा कोई लक्षण होता ही नहीं है जो कह सकते हैं कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकार हो। समझ, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाता है, कोई 4 लक्षण बतला रहे हैं, कोई 10 लक्षण बतला रहे हैं, तो कॉमन लिस्ट नहीं है। और दूसरा क्या है, मतलब ये इसमें बौद्धिक क्षमता इंपॉर्टेंट है कि उत्तरदायित्व या फिर निर्णय लेने की क्षमता, तो रिलेटिव इम्पोर्टेंस नहीं बतलाता है। इसके कारण ये भी देखा, इस प्रत्यय में देखा गया कि यह नेता और गैर नेता के बीच में अंतर नहीं करता है, सफल नेता और असफल नेता के बीच में विभेद नहीं करता है, और स्थिति और अधीनस्थ पर विचार नहीं करता है। ठीक है, नेतृत्व केवल नेतृत्व गुण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि अनुयायी पर भी निर्भर करता है, आज परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर मान लिया आप में नेता का गुण है लेकिन अभी परिस्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो आपका प्रभावकारिता रहेगा क्या? कांग्रेस के लोग का नेतृत्व खत्म हो गया या गुण खो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, परिस्थिति अभी एडवर्स हो गया, इसलिए वो बैकड्रॉप में चले गए। ऐसा होता है कि परिस्थितियां भी बड़ी महती भूमिका निभाती और वह नेतृत्व को निखारती या बिगाड़ते रहती। अब देखते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत नेतृत्व को वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करता है। यह मानता है कि नेतृत्व जो है व्यवहार में क्या काम करता है, कैसा आचरण करता है, वगैरह वगैरह। इसके अनुसार क्या होता है, एक अच्छा नेता वही है जो उपयुक्त परिस्थिति, उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त शैली विकसित कर लेता है। जैसे सपोज करो, संगठन में बहुत प्रकार के काम होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के काम तो हो सकते हैं ना, एक उत्पादन संबंधी कार्य, एक कर्मचारी संबंधी कार्य। उत्पादन संबंधी कार्य में मतलब कार्य अभिमुखी शैली की जरूरत होती है, और कर्मचारी संबंधी कार्य में कार्मिक अभिमुखी शैली की जरूरत होती है। तो एक अच्छा नेता कौन हुआ, जो उत्पादन संबंधी कार्य में कार्य अभिमुखी शैली और कर्मचारी संबंधी कार्य में कार्मिक अभिमुखी शैली प्रयुक्त करता। समझ रहे, ये विचारधारा बड़ा महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा पर कई प्रतिमान भी विकसित हुए हैं जो इसका बल प्रदान करते हैं, जिसमें आप कह सकते हो नैतिक सांतत्क प्रतिमान, ओहियो स्टेट अध्ययन, समझ रहे, मिशिगन अध्ययन अमेरिका का, यह सब विश्वविद्यालय है जो नेतृत्व के क्षेत्र में काम किए हैं। समझ, लोगों ने नेतृत्व को वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। उसमें नेतृत्व सांतत्क प्रतिमान, ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय अध्ययन, मिशिगन अध्ययन, फिर लीकट जो है का नेतृत्व का ABCD प्रतिमान, फिर मैनेजरियल ग्रेड, ये सब प्रतिमान डेवलप हुआ है जो किस पर आधारित है, व्यवहारवादी चिंतन पर आधारित है। अभी तक BPSC UPSC में मॉडल पर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर मेरे पास समय रहता मैं इसको वर्कआउट करूंगा। वैसे तो मैं आपको बतला दिया, वैसे आप कर सकना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट नहीं है या मॉडल क्या कहते हैं। लेकिन एक बात जानिए, चूंकि व्यवहारवादी चिंतन पर आधारित है, इसलिए इस प्रतिमान में नेतृत्व को वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया है, और नेता वास्तव में क्या काम करता है, कैसा शैली अपनाता है, उसी हिसाब से प्रभावकारिता तय होता है। क्लियर है? उसी प्रकार तीसरा सिद्धांत, इसको बोलते परिस्थितिवादी सिद्धांत। यह कहता है नेतृत्व पारिस्थितिक अवधारणा। जैसा मिलेट का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीडर्स आर मेड एंड ब्रोकन बाय द सिचुएशन। मतलब नेता को परिस्थितियां बनाती और बिगाड़ती है। उन्हें परिस्थितियां को 2 वर्गों में बांटा, मतलब राजनीतिक परिस्थितियां और आंतरिक परिस्थितियां।
हमारे बाह्य परिस्थितियों को राजनीतिक कर दिया और आंतरिक परिस्थितियों को संस्थागत परिस्थितियां कर दिया, और बोला इनका कारण ही नेता बनते और बिगड़ते हैं। समझते इसमें नेतृत्व को पारिस्थितिक अवधारणा माना गया है और कहा गया है कि वही नेता प्रभावकारी है जो उपयुक्त परिस्थिति में उपयुक्त शैली विकसित कर लेता। जैसा परिस्थिति वैसा शैली, उसी को इस विचारधारा पर भी कई प्रतिमान विकसित हुए हैं। जैसे कह सकते हो कंटीजेंसी थ्योरी फीडलर ने डेवलप किया, फिर आप कह सकते हो नेतृत्व निर्णयन प्रतिमान कह सकते हो, फिर आप कह सकते हो इस पर पथ लक्ष्य प्रतिमान डेवलप हुआ है, फिर इसमें आप कह सकते हो निर्णय सहभागिता प्रतिमान हुआ है, फिर आप कह सकते हो जीवन चक्र प्रतिमान जो पॉल हर्श और ब्लंचर डेवलप किया वो पर विकसित हुआ है। यह सब किस पर आधारित है? परिस्थितिवादी विचारधारा पर आधारित है। इसमें नेतृत्व को पारिस्थितिक प्रक्रिया पारिस्थितिक अवधारणा माना गया और बतलाया गया कि परिस्थितियां नेतृत्व को बनाती और बिगाड़ती है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे बोलोगे तो मैं इन सब मॉडल को भी एक क्लास में करा सकता हूँ, कोशिश करूंगा कल इस पर वर्कआउट करने का। लेकिन मोटा मोटी जैसे बीपीएससी में मैंने देखा अभी तक जितने क्वेश्चन आए, ज्यादातर क्वेश्चन नोट्स वगैरह में आए, और या फिर एक दो क्वेश्चन भी आया था कि नेतृत्व का सर्वोत्तम रूप कौन सा है, तो अभी आपको मैंने बतलाया। तो आप उसी पर वर्कआउट कर सकते हो। ये सब मॉडल आपको समझने में मदद कर सकता है कि एक अच्छा नेता कौन है, जो उपयुक्त कार्य में उपयुक्त शैली विकसित करता हो, या उपयुक्त परिस्थिति में उपयुक्त शैली विकसित करता हो, या फिर लक्षण संपन्न हो। वही सब इससे क्लियर होता है। देखो नेतृत्व में आपको पहले ही बतलाया कि संगठन के सबसे दुर्लभ व्यवहारों में से एक है। संगठन में सब कुछ अवेलेबल है लेकिन नेतृत्व का घोर अभाव होता है। संगठन हमेशा सही नेतृत्व को खोजते रहता है, प्रभावी नेतृत्व को खोजते रहता है, और आज भी नेतृत्व का खोज जारी है। और आज हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और ढूंढते रहते हैं, जैसे मीडिया वाला ढूंढते रहता है कहीं उसको नेतृत्व मिले, कोई नया जैसे R&D में ढूंढा जाता है, कारपोरेट क्षेत्र में ढूंढा जाता है, कोई उसको नेतृत्व में करने वाला मिले। नेतृत्व रियली में बहुत दुर्लभ वस्तु है। ज्यादातर लोग, मैं आपको बतला, नेतृत्व के अधीन काम करना पसंद करते हैं। नेतृत्व का जोखिम उठाना बिरलों को पसंद है, इसलिए नेतृत्व का महत्व बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बतला दूं, नेतृत्व का क्योंकि सार्थकता इतना ज्यादा है कि वह कह सकते हो व्यवस्था को क्या कर सकता है, मृत व्यवस्था को जिंदा कर सकता है, निर्जीव व्यवस्था को सजीव कर सकता है। समझ रहे हैं, विद्युत प्रवाह के जैसा आपको ऊर्जामय प्रदान कर सकता है। समझ रहे हैं, मतलब कह सकते हैं ऊर्जा के समान जीवन प्रदान कर सकते हैं। इसका असाधारण महत्व है। इसलिए नेतृत्व मतलब कह सकते हैं संगठन में सदैव महत्वपूर्ण है और आगे भी रहेगा। तो आप ऐसा करना, एक क्वेश्चन जो आया है बीपीएससी में उसको तो कर ही लो कि नेतृत्व के विभिन्न रूप कौन सा है और सार्वजनिक संगठनों में नेतृत्व का कौन सा रूप माना है, तो उसको कर लेना। उसमें कोई ज्यादा देर दे नेतृत्व का पहले नेतृत्व के बारे में बतलाना, नेतृत्व का महत्व बतलाना, फिर नेतृत्व के विभिन्न रूप बतलाना, फिर बतलाना सार्वजनिक संगठनों में नेतृत्व में सबसे बेहतर लोकतांत्रिक नेतृत्व कहते हैं। कोई वैसे तो कोई भी नेतृत्व पूरी तरह सब परिस्थिति के लिए फिट नहीं माना जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक नेतृत्व को बेहतर माना जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक नेतृत्व पूरी तरह नहीं, उसमें भी थोड़ा चमत्कार, थोड़ा अधिनायक, सबका गुण अगर संपन्न हो तभी वह ज्यादा प्रभावकारी माना जाता है। क्योंकि दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना आसान काम नहीं होता है, यह बहुत जोखिम भरा काम होता है, मुश्किल काम होता है, जटिल कार्य होता है। इसलिए इसमें बहुत सारे गुण, प्रभाव, समझ रहे हैं, सहयोग इत्यादि की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो इसी पर आप वर्कआउट करो और बतलाओ। आने वाले दिनों में नेतृत्व का महत्व घटने वाला नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप देख रहे हो कि नेतृत्व का सदैव खोज संगठन को सदैव था, है और आगे भी रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।